उम्मीद ही की जा सकती है आप लोगों से। वैसे भी किए कि नहीं किए? सारे क्वेश्चंस हो गए? अच्छा, मतलब ट्राई किए, हुए नहीं। ये भी उम्मीद ही थी वैसे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, पता था। पहला क्वेश्चन तो करवा ही दिया था मैंने, दूसरे से स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट फटाफट देखते हुए चलिए। अब एक स्क्वायर है दूसरे क्वेश्चन में, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है क्या? यहां पे पॉइंट दिया गया है क्या? पी। और पी पर मुझे क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो आपको क्या लगता है, इस पॉइंट पी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां, तो यहां पर क्या होगा? ये वाले वायर की वजह से फील्ड जीरो होगी, क्योंकि इसके वो एक्सिस पे है। ये वाले वायर की वजह से भी जीरो होगी, क्योंकि इसके वो, अब दो वायर बचे हैं, इस वायर के राइट में, इस वायर के भी राइट में। लेफ्ट ऑफ करंट डॉट फील्ड होती है राइट ऑफ करंट। एक वायर का निकाल के 2 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात, क्योंकि दोनों वायर एक जैसे ही हैं। तो मैं एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? क्योंकि दोनों का फील्ड एक जैसे ही है क्रॉस। तो ये भी हटा दे रहा हूं, फिर ये वाला वायर भी हटा दे रहा हूं, इंटू 2 कर देंगे बाद में, ठीक है? अब ये अकेले ही वायर बचा, फिर ये बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। एक एंगल 0 डिग्री बन जाएगा सीधे यहां, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और बीटा के लिए यहां मिलाना पड़ेगा, और ये एंगल बनता है 45 डिग्री। डायगोनल साइड के साथ जो एंगल बनाता है स्क्वायर के अंदर, वह एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। तो अल्फा हो गया 0 डिग्री, बीटा हो गया 45 डिग्री। बोलिए मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट बी इज इक्वल टू सी, बोले तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ठीक है, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। और ऐसे दो वायर हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2। ऐसे कितने वायर हैं? 2 वायर हैं, तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे? 2। तो बी का वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन 0 0, है ना, साइन 45 डिग्री, बोलो 1 बाय रूट 2 इंटू 2। तो रूट 2 से ये 2, रूट 2 टाइम कैंसल, तो फाइनली बताओ म्यू नॉट रूट 2 आई बाई, बोलो 4 पाई ए क्रॉस। यही आंसर है। और ये अगर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। तीसरा क्वेश्चन ट्राइंगल पे वापस। हो गया अभी। थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं। थर्ड क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया है। करंट कितना फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज करंट क्रॉस फील्ड आएगा। एक वायर की वजह से निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकता हूं,
क्योंकि सबके राइट में है ये, तो राइट में ही रहेगा सबके। तो एक वायर का फील्ड निकाल के मल्टीप्लाई बाई क्या कर सकते हैं, तो ये दो हटा देता हूं यार, इंटू 3 कर लेंगे बाद में, ठीक है क्या। अब पहला काम है मुझे ये निकालना, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। ये तो मैं जानता हूं, एंगल तो दोनों में जानता हूं। ये एंगल कितने बनेंगे, 60 डिग्री, और क्योंकि 120 डिग्री का एंगल होता है दोनों कॉर्नर्स की तरफ अगर जाएं अपन, तो दोनों कॉर्नर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है किसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इनके बीच में ये एंगल टोटल कितना होता है, 120 डिग्री। इसके दो हिस्से होंगे ना, 60-60, ठीक है क्या, समझ में आ रहा क्या चल रहा है। तो एंगल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा और बीटा तो मिल गए, अल्फा और बीटा दोनों कितने हो गए, 60 डिग्री। तो कहानी तो वो लग जाएगी 2 साइन थीटा वाली। लेकिन एक समस्या है हमारे पास, अभी एक चीज नहीं है, क्या, आर नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है हमारे पास। ये डिस्टेंस निकालना हमारा टारगेट होना चाहिए अभी। तो इसको 2-3 तरीके से निकाली जा सकती है। या तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में सीधे ट्री को लगा दो, साइन थीटा कोस थीटा कुछ, या फिर आप पीजीटी लगा लो। बताओ क्या करना पसंद करोगे, पीजीटी। ये साइड आर है, ये इधर ये कितना है, ये है a/2, हाँ है ना, और ये सेंटर से कॉर्नर हो गया ये तो, और इससे तो फैमिलियर है ऑलरेडी, बहुत पढ़ा अपन ने इसको किसमें, इलेक्ट्रोस्टेट में। ये कितना होता है, a/√3। बस लगाओ पीजीटी, बताओ क्या आएगा, a/√3 का होल स्क्वायर, बोले तो a² / 3 इक्वल टू r² प्लस a/2 का स्क्वायर, a²/4। तो यहां से अगर r² निकालना हो तो कैसे निकलेगा, बोलो, r² इज इक्वल टू a² / 3 माइनस एलसीएम 12 ले ले, तो हो जाएगा 4a² माइनस 3a²। तो कितना हो जाएगा, a²/12 बचेगा। ये क्लियर है क्या। तो r का अगर इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर से a का भी स्क्वायर हट जाएगा, और नीचे कितना आएगा, √12। 12 को लिख दें 4 × 3, 4 जो है वो रूट से 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो फाइनली ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a/2√3। कितनी हो गई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन डिस्टेंस निकालने में। बस अगर यहां तक कंफ्यूजन नहीं है तो फिर कंफ्यूजन जैसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। फॉर्मूला लगा दो, c sin अल्फा प्लस sin बीटा, और दोनों एंगल मेरे 60-60 डिग्री हैं, तो टू साइन थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट, थीटा थीटा दोनों अगर हैं तो। बोलो फॉर्मूला, μ0/4πi परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही कितनी, a/2√3 इंटू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, साइन 60 √3 इंटू, ये बाद वाला 3 क्यों है पता चला आपको, ट्राइंगल की 3 साइड होती है तो हमने एक का ही निकाला ना, तो तीनों 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल फील्ड निकालने के लिए। अब बताओ क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हाँ ना, इस 2 से इस 4 को 2 टाइम कैंसिल कर लो, ऊपर √3 3 और 3। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट 9/2 μ0I/2 तो हो गया ना, 2 तो ऑलरेडी हो ही गया है, तो 9/2 μ0I/πa, ये आपका आंसर होना चाहिए। या μ0/4π अगर बोल रहे हो आप नीचे, तो ऊपर फिर 9 की जगह 18 होना चाहिए। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करके आप 18 भी लिख सकते हो, 18 μ0/4πa हो जाएगा, फिर 2πa की जगह पे। क्या समझ में आया आप लोगों को, क्या चल रहा है।
ऐसा कोई है जिसने ट्राई भी नहीं किया घर जाके? बोले होंगे तो भी आपको क्यों बताएंगे हम, हमने नहीं किया। एक दो तो पक्का होंगे। आइडियल वेज कैसे हो सकती है? आइडियल तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। सीट के 27 और नहीं किए। अच्छा सीट भी दी थी क्या मैंने? वो तो आराम से भी कर सकते हो, उसमें ऐसी जल्दबाजी नहीं है, ये करना जरूरी थे। सीट तो अभी आप आराम से कर सकते हो, संडे तक कोई दिक्कत नहीं है। आज का बोला था क्या मैंने? आंसर की बोलना है, मैं बोल दूंगा अभी। ये हो गया? अरे हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं हम। हेडिंग लिखिए नोट्स में, नोट्स में एक हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ magnetic field at center of n-sided regular polygon. Magnetic field at center of n-sided regular polygon. Magnetic field at center of n-sided regular polygon. क्या फॉर्मूला इसका समझते हैं? देखिए भैया, बोलना ये चाह रहे हैं कि मान लो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर रहे, रेगुलर पॉलीगन मतलब उसकी सभी साइड जो होती है वो क्या होनी चाहिए? सेम। और उसमें नंबर ऑफ साइड्स हम कितनी मान के चल रहे हैं? n। जैसे यहाँ तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा, जो डायग्राम मैंने बनाया, ट्राइंगल में 3 हो जाएगा, स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 4। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है कि इसमें अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का एक डायरेक्ट रिजल्ट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए। I बाई ए क्या हो जाएगी? साइड। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए 4n साइन पाई बाई n इंटू 10 पाई बाई n। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए 4n साइन पाई बाई n 10 पाई बाई n। ये 4 से 4 काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि वो बोलने में अच्छा लगता है, रटने में, म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसलिए मैंने 4 रखा। बाकी आप उड़ा सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई में 4 से 4 काटा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि यार सर ने यहाँ भी 4 लिखा और वहां भी 4 लिखा तो नहीं काट रहे होंगे, तभी तो लिखा, नहीं तो काट रहा होता तो काट ही देते। मैंने इसलिए नहीं काटा ताकि आपको रटने में आसानी रहे, क्योंकि सारे रिजल्ट में हम 4 पाई रटते हैं, म्यू नॉट बाई, ठीक है। और यहाँ 4 नहीं रहता तो म्यू नॉट बाई पाई बोलने में अच्छा नहीं लगता, हर जगह हम 4 पाई याद करते हैं, इसलिए मैंने लिख रखा है। अदरवाइज आप चाहें तो हटा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप मेरे साथ 5 बार बोलिए कम से कम, एटलीस्ट ये रटा हुआ होना चाहिए। बोलिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए 4n साइन पाई बाई n 10 पाई बाई n। फिर से बोले, 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 ठीक है, सीख गए। एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल में ट्राइंगल ही ले लेते हैं। ट्राइंगल के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी? भाई ट्राइंगल्स की कितनी साइड होती है? 3।
ठीक है, चलो ट्राइंगल के लिए एक रिजल्ट सॉल्व करते हैं। बोलो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 4 एन साइन पाई बाई एन 10 पाई बाई एन। सही लिखा क्या, जहां जहां एन आ रहा था मैंने क्या लिख दिया 3। ठीक है, एन से एन मत काट देना इनके, है ना, ये नहीं कटेंगे, वो 4 से 4 ही कट सकता है बस। तो बताओ b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 4 3 12 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, रूट 3 बाई 2 इंटू पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना, रूट 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 जा पक्का ना, रूट 3 3 इंटू 3 9, नीचे बच गया 2 म्यू नॉट आई, यही तो आंसर आया था अभी अपना, 9 बाई 2 म्यू नॉट आई बाई पाई है। सॉल्व करके भी लाए थे तो ये आया था, डायरेक्ट रख सकते हैं। लिखिए, वो लिख लिया था पहले ट्राइंगल का, वो तो लिख ही लिया था ना, वो बेसिक अप्रोच है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो लगा सकते हैं, और मेरे हिसाब से कंफर्टेबल तो फॉर्मूला ही है। उसमें साइड सोचना, फिर डिस्टेंस निकालना, फिर एंगल सोचना, इतना सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे अपन। मैग्नेटिज्म की शीट मैंने ग्रुप में शेयर की या नहीं की, नहीं की। शेयर कर दूंगा, अगर किसी को एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए हो बुक के बाद भी कि लगाना है कुछ तो लगा सकता है। कैपेसिटर की तैयारी बहुत जबरदस्त होगी आप लोगों की आज। कॉन्फिडेंस तो रखो, पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम से कम, पेपर के पहले तो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मार्क्स अपने ही आएंगे, क्योंकि अपन पूरे 180 लेके आएंगे, बाद में जो आए वो सेकेंडरी है। पहले ही 100 का सोचेंगे तो फिर 70 आएंगे हम, 180 की सोच लेके तो चलना पड़ेगा ना। मैं कुछ बच्चों को नोटिस करता हूँ 25, 20, 24 ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 150 नंबर लाने का सोच रहे हैं तो कैसे संभव है। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 100 नंबर का तो पेपर ही कर रहे हैं, 100 में से 150 तो आने सर है नहीं। 150 लाने के लिए पहली प्रायोरिटी है 180 मार्क्स का पेपर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 100% तो नहीं है। 100% एक्यूरेट स्टूडेंट 1000, 2000, 10,000 स्टूडेंट उठा के देखोगे तब जाके एक मिलता है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो, कि यार वो 35 क्वेश्चन करता है तो 35 पूरे सही करता है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट का नंबर जो है वो दुनिया में बहुत कम है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, वो कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा तो बाकी सब का एक परसेंटेज एरर होता है कि कोई 5% का एरर करता है, कोई 7% का एरर करता है, कोई 10% का एरर करता है। तो वो टेंडेंसी है कि उतनी गलती होगी। मतलब 45 क्वेश्चन कैपेसिटर का जो आपका पेपर है वो अगर अभी बैठ के मैं OMR के अंदर फील करने जाऊंगा तो शायद 180 मार्क्स में नहीं ला पाऊं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो पूरा पेपर आता नहीं है, लेकिन या तो मैं कुछ सिली मिस्टेक्स कर दूंगा जल्दीबाजी में 1 घंटे के अंदर करने में, वो नहीं होगी तो होता ना कि क्वेश्चन करते करते ध्यान कहीं और चले गया, क्वेश्चन करते करते मैंने कुछ और सोच लिया, घर के बारे में सोच लिया, तब तक तो निपट जाता है इतने में क्वेश्चन। ठीक है, तो वो होता है कि आप थोड़ा सा भटके, इतने में वो मिस्टेक हो जाती है, कुछ ना कुछ पावर नहीं देखी, 45 आंसर आया -3 तो ऊपर -2 वाले टिक कर दिया। तो ये जो परसेंटेज एरर होती है ह्यूमन टेंडेंसी में होती है। 180 मार्क्स शायद मैं भी ना ला पाऊं, शायद हो सकता है लेके आ भी जाऊं कि
उसमें से 30-35 क्वेश्चन के आंसर ही याद है तो वो टिक कर दें, फिर करना 10 ही रहे तो मैं एक्यूरेसी से, मतलब अगर मैं ठान के जाऊंगा कि नहीं 180 लाना है तो शायद संभव है, बट ऐसे नॉर्मली टेस्ट दिया जाए तो आपको ना आपका जो टारगेट है, लाइक जैसे किसी को 120 मार्क्स लाना है तो 150 मार्क्स का पेपर करना पड़ेगा आपको। भाई इतनी गलतियां आप करोगे, इस बात की गारंटी, यहां नहीं आप नीट में भी करोगे। जो होता है ना किसी से, ये है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स को कम किया जा सकता है धीरे धीरे प्रैक्टिस से, लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता। आप एरर जीरो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो करता है वो करता ही है, उसका कुछ भी कर लो, चाहे अब वो गलती करेगा ही करेगा। जो मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैंने ऐसा बोल दिया तो अपने को गलती करना है, चलो सर ने बोल दिया अब करनी है, होती है वो तो, उसमें क्या दिक्कत है, सबसे होती है। तो बट ये है कि कम करना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अपने एटलीस्ट वो रखिए जो आपकी नीड है। मतलब होता है ना किसी बच्चे को 150 नंबर का टारगेट है, यार मुझे केमिस्ट्री में 150 नंबर लाना है, जब तक आप केमिस्ट्री में 180 मार्क्स का पेपर नहीं करोगे तो 150 आएंगे नहीं। पता है आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? 180 मार्क्स का पेपर करके आना, भले उसमें से 10 नंबर आए, मार्क्स चाहे 10 आए, लेकिन पेपर कितना करके आएंगे? 180 का। अगर 150 आपका टारगेट है तो, और मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में 150 टारगेट होना चाहिए, है क्या? केमिस्ट्री में अगर 150 नहीं आएंगे तो फिजिक्स आपका बहुत शानदार तो है नहीं कि आप 170, 175 या 160 ला देंगे तो आपका काम हो जाए। केमिस्ट्री 150 प्लस तो चाहिए होगा ना, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा 150 मार्क्स पे? फिजिक्स आएगा कि 150 पे? फिजिक्स 150 ला सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिजिक्स 150 नहीं ला सकते हो। फिजिक्स 150 लाने के लिए आपके पास 2 जगह पे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इस पूरे साल में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि यार आपकी सारी पढ़ाई खत्म हो जाती है, आपके पास 2-3 घंटे दिन में एक्स्ट्रा बचते हैं, आप उसमें आराम से और फिजिक्स की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके फिजिक्स 150 आएगा नीट में। और आपको नीट वाले पेपर के दिन भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि 150 का फिजिक्स बनाने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनके पास दोनों जगह एक्स्ट्रा टाइम होता है, कि यहां भी एक्स्ट्रा टाइम है अभी आपके पास दिन में भी, और उस दिन भी 3 घंटे में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आपका केमिस्ट्री और बायो जो है विद इन 1 आवर 10 मिनट 1 आवर 15 मिनट में हो जाता है कि मैं 1.5 घंटा फिजिक्स को दे सकता हूं, तो आ जाएंगे 150। 1.5 घंटा उस दिन देना पड़ेगा, 5 घंटे आज से देना चालू करना पड़ेंगे, तो आएगा 150। लेकिन वो 150 आने के चक्कर में ऐसा ना हो कि केमिस्ट्री में 80 मार्क्स ही आ रहे हैं, 70 मार्क्स ही आ रहे हैं, बायो में 200 आए, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री का स्कोर जब तक अच्छा नहीं होता ना तब तक कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ आज तक। बायो बिना बायो के तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब मैंने आज तक सिंगल सिलेक्शन ऐसा नहीं देखा जिसके बायो में बहुत कम मार्क्स थे और वो सिलेक्ट हो गया। मेरे पास एक एग्जांपल है, नीचे अपने फ्लेक्स पे एक लड़के का फोटो डला हुआ है, शाहिद खान करके, मतलब आप उसको देखना। वो जिस साल सिलेक्ट हुआ उसके जस्ट 1 साल पहले उसके केमिस्ट्री में 155 मार्क्स थे और फिजिक्स में 145, उसके बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था। जिस साल वो सिलेक्ट हुआ ना उसके 1 साल पहले उसके केमिस्ट्री में 155 मार्क्स थे और फिजिक्स में 145 मार्क्स थे, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके 1 साल पहले। क्यों? क्योंकि उसके बायो में 95 या 100 ही मार्क्स थे। साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस किया और बायो को उतना टाइम नहीं दिया। मतलब बायो 5 घंटे भी नहीं मांगता आपसे, लेकिन 1.5-2 घंटे तो मांगता है डेली, तो बायो को उतना टाइम भी देते हुए चलना है ताकि, क्योंकि और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में लेस देन 30 लेस देन 40 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी वो सबके सब मेडिकल कॉलेज में। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे कि 40 नंबर लाके भी मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसा होता है कि फिजिक्स में अगर आपके 30-40 मार्क्स है तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। नीट 2025 जैसा पेपर आएगा तो हो सकते हैं। क्यों नीट 2025 जैसे पेपर की बात क्यों कर रहा हूं मैं? आपने फिजिक्स कम पढ़ा, आप 40 लाए, जिसने बहुत पढ़ा वो 70 लाया, फर्क कितना है? 30 मार्क्स का, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हाँ, नीट 2024 जैसा पेपर हो गया तो फिर बिना फिजिक्स के सिलेक्ट नहीं हुआ जा सकता, फिर फिजिक्स में आपका स्कोर होना चाहिए। तो पेपर का लेवल तो अब हाई रहना वैसे भी, ठीक है, थोड़ा लेवल अप तो रहेगा। 2024 जैसा पेपर तो अपन सोचते भी नहीं है कि 70 बच्चों के 60 बच्चों के 720 मार्क्स पूरे आ जाए, तो पॉसिबल नहीं। अब पेपर का लेवल स्टैंडर्ड यही रहना चाहिए और यही रहेगा, क्योंकि सबका यही मानना है कि ऐसा ही रहना चाहिए। थोड़ा बहुत इजी कर सकते हैं 2025 से, लेकिन फिर भी आपके पास 540 मार्क्स का पेपर है बायो और केमिस्ट्री मिला के। अगर उस 540 मार्क्स में से आप 500 के आसपास लाते हैं तो आप मेडिकल कॉलेज का गेट तो बायो और केमिस्ट्री से ही क्रॉस कर चुके हैं। अब कौन सा कॉलेज के गेट में आप घुसेंगे उसको फिर फिजिक्स डिसाइड करेगा कि आपका कैसा है। तो वो चीज है, फिजिक्स आपको कॉलेज चेंज करवा सकता है, कॉलेज पहुंचाएंगे आपको केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। तो वो डिसाइड कर लीजिए आपकी, मतलब
आप बायोकेमिस्ट्री को टाइम नहीं, जैसे मैं बच्चों को देखता हूँ केमिस्ट्री के स्कोर कार्ड में देखता हूँ नीचे रिजल्ट्स में, तो मैं देखता हूँ बच्चे 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में, 22 अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे उन बच्चों पे ज्यादा गुस्सा आता है जो केमिस्ट्री में स्कोर नहीं लाते हैं, उनके कंपेयर में जो फिजिक्स में नहीं लाते। फिजिक्स में नहीं आ रहा ना, इट्स ओके। क्यों? क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ पे 90% बच्चा ऐसा जो फिजिक्स में स्कोर नहीं करेगा। तो आपके कॉम्पिटिटर भी स्कोर नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज चल जाती है। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपके कॉम्पिटिटर्स स्कोर कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं, वो चीज फिर कंपटीशन में सही नहीं है, फिर आप पीछे रह जाओगे। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपके साइड में बैठा हुआ व्यक्ति भी फिजिक्स नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे हो, दोनों आप कॉम्पिटिटर, एक ही सीट के लिए झगड़ा चल रहा है, ठीक है चल जाएगा, उससे भी नहीं बन रहा, आपसे भी नहीं बन रहा, लेकिन उससे केमिस्ट्री बन रहा है और आपसे केमिस्ट्री भी नहीं बन रहा, तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए। ठीक, आपके लिए बहुत टफ है। और दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनका केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। जितने मल्टी ड्रॉपर्स होते हैं आपके, मतलब मैं आपको बता दूं, कम से कम 10 से 20 नाम मेरे पास ऐसे हैं जिनका नीट 2025 में केमिस्ट्री 130 प्लस है। नीट 2025 में केमिस्ट्री का स्कोर उनका 135 130 प्लस वाले बच्चे मेरे पास 10 से 12 बच्चे ऐसे मेरे कांटेक्ट में जो भी तैयारी कर रहे हैं इस साल। तो जो नीट 2025 के पेपर में 135 लेके आ गए, वो अगले साल 140-45 तो लाएंगे, और वही आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको सीट उनसे ही छीनना है। तो थोड़ा सा ना आपको ना मतलब पढ़ाई ऐसे करना चाहिए कुछ प्लानिंग करके। पहली बात तो टेस्ट के पीछे मत भागो। एक चीज मैं नोटिस करता हूं, जिस दिन बायो उस दिन सबके पास एनसीईआरटी है, जिस दिन फिजिक्स है उस दिन सब कैपेसिटर ही लगा रहे हैं। कल से देख रहा हूं सब कैपेसिटर लगा रहे हैं, उसके पहले मैं देख रहा था सब केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे थे। तो आप टेस्ट के पीछे भाग रहे हो, आप टेस्ट के पीछे भाग रहे हो, लाइक आप कैपेसिटर प्रिपेयर कर रहे हो। मैग्नेटिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, नीट में मैग्नेटिज्म नहीं आएगा। आप कल से आज तक कैपेसिटर पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म नहीं आएगा क्या आपके नीट में? इलेक्ट्रोस्टेट नहीं आएगा नीट में, जो हो चुका है। उसका क्या, उसको भी तो लेके चलना है ना, उसको रिवाइज करना पड़ेगा ना। उसका रिवीजन किसकी जिम्मेदारी? आप लोगों की जिम्मेदारी है। टेस्ट में थोड़े बहुत कम मार्क्स आ जाएंगे, चलेगा। होता क्या है, जिस दिन कैपेसिटर पढ़ा है ना, उस दिन अगर कैपेसिटर पे मेहनत की जाती तो आज आपको इतना कैपेसिटर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आज आप लोगों को इतना कैपेसिटर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जिन लोगों ने अच्छे स्कोर किए हैं लास्ट ईयर, जैसे प्रिंस हो गया, उसके पहले लाइक सुमित, है ना, इन लोगों की एक टेंडेंसी थी। इन लोगों को अगर ये बोला जाए ना कि बेटा 10 मिनट के बाद टेस्ट है तेरा इस टॉपिक का, तो उन्होंने कभी मुंह नहीं बनाया कि सर हमको पढ़ने का टाइम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर 2 दिन पहले भी इनको शेड्यूल दे दिया जाता था ना, तो भी टेस्ट के लिए कभी पढ़ते हुए नहीं थे। कि टेस्ट के लिए कभी पढ़ते हुए नहीं देखा इनको कि टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं लोग। आप में से कुछ लोगों ने तो उनको पढ़ते हुए भी देखा है। उनका पढ़ने का तरीका ये कभी था ही नहीं। मतलब लाइक मैग्नेटिज्म चल रहा है, आज कैपेसिटर का टेस्ट है, क्लास के बाद उनके पास जाके अगर आप खड़े होकर देखोगे तो उनके पास मैग्नेटिज्म का ही कुछ खुला हुआ मिलेगा। मतलब वो फोकस कर रहे हैं मैग्नेटिज्म पे, क्योंकि उनका रनिंग टॉपिक वो है, या वो किसी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं पुराने का। कई बार तो ऐसा होता था फिजिक्स का टेस्ट है, बायो पढ़ते हुए मिलेंगे, केमिस्ट्री पढ़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि एट दी एंड आप टेस्ट में क्या ला रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मई के पहले संडे के दिन वाला जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। मतलब नीट का क्या स्कोर रहेगा वो मायने रखता है। मायने नहीं रखता कि आपके टेस्ट में क्या स्कोर चल रहा था लगातार। आप चाहे 600 लाओ, उस दिन अगर 300 आए तो किस काम के, और चाहे 300 लाओ और उस दिन 550 600 आए तो वो काम के। आपको तैयारी किस चीज के लिए करना है? नीट की एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहना है। टेस्ट में स्कोर कम आ जाएगा, घर वाले चिल्लाएंगे, चिल्ला लेने लो। घर वाले ये बोलते हैं ना कि स्कोर कम आया, डांटते हैं, उनका काम है। आपकी जैसे ड्यूटी है ना दिन भर पढ़ना, मेरी ड्यूटी है आपके डाउट सॉल्व करना, आप लोगों को पढ़ाना, ऐसे उनकी भी एक ड्यूटी है आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करना और फिर सवाल जवाब करना कि तू इतना पीछे कैसे रह गया, तेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए। अब कैसे टालना है उनको, ये आपकी जवाबदारी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं घर वालों को टालना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सही किया है, आपने टेस्ट के लिए नहीं पढ़ा था, आप पढ़ के कैपेसिटर का टेस्ट दोगे 150 मार्क्स ले आओगे। अगर आपने उस दिन कैपेसिटर पढ़ लिया था, किस दिन, जिस दिन मैंने पढ़ाया था, उस दिन अगर ढंग से प्रैक्टिस हो गई होती और आज अगर टेस्ट देते बिना पढ़े ओनली थ्योरी रिवाइज करके, आपके 130 आ जाते। 150 130 20 मार्क्स का मार्जिन है, ठीक है, 2-4-5 रैंक नीचे लग जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो 130 जो आप बिना पढ़े लेके आए और आप मैग्नेटिज्म पे फोकस कर रहे हैं, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। वो चीज होना चाहिए।
आप केवल उस पर फोकस नहीं हो सकते। टेस्ट तो वीक में फिजिक्स के 2 ही होंगे। अभी तो चलो चैप्टर्स कम है, अभी कैपेसिटर का हो गया तो तुमने कैपेसिटर रिवाइज कर लिया। आगे तुम्हारा अगला टेस्ट कौन सा आने वाला था सैटरडे के दिन, वो तो होगा नहीं अब, ठीक है। अब सैटरडे कंप्लीट टेस्ट है, लेकिन कौन सा होने वाला था, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम वो कर लेते। अगले करंट था जो भी था, मतलब अगले वीक में, हाँ मैग्नेटिज्म का था, ठीक है मैग्नेटिज्म था, तो तुम ये कर लेते। अब अगले वीक में मैग्नेटिज्म चलेगा, करंट चलेगा, या कैपेसिटर मैग्नेटिज्म चलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे जो इलेक्ट्रोस्टेट हो चुका है वो अब गया फ्लो में से। उसके बहुत टेस्ट हुए उस टाइम पे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 1 2 3 3 4, ठीक है वो है। लेकिन वो उस टाइम तो चलो अपना बहुत अच्छा हो गया, हमने इतने टेस्ट भी दिए, लेकिन क्या आपको अब वो याद रहेगा पूरे 6 महीने? 6 महीने तक पूरा याद रख लोगे उसको? बीच में रिवीजन तो करना पड़ेगा ना उसका, और वो रिवीजन किसकी जिम्मेदारी? आप लोगों की। तो टेस्ट जो चल रहे हैं अभी तो बहुत कम चैप्टर हुए हैं, सारे चैप्टर जब होते जाएंगे धीरे धीरे, जब 10 चैप्टर इकट्ठा हो गए तो वीक में 2 चैप्टर का टेस्ट हो सकता है। बचे हुए 8 का क्या? बचे हुए 8 उससे बनेंगे एग्जाम में जो बच्चा रिवीजन पे फोकस्ड है। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना तो फिर चीजें आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगी, और याद नहीं रहेगी तो फिर वो बाद में नहीं बनती। आज तो बन रही है ताजा ताजा, आज कैपेसिटर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पढ़ाई तो उसकी अच्छी चल रही जो दिसंबर में भी कैपेसिटर बना दे। जो आज इलेक्ट्रोस्टेट का पेपर अभी 5 मिनट के बाद सॉल्व करने की क्षमता रखता है, वो स्टूडेंट सही प्रिपेयर कर रहा है। अगर मैं बोलूं ना 5 मिनट के बाद इलेक्ट्रोस्टेट का पेपर है, तो जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ले लो, उसकी तैयारी सही चल रही है। क्यों? क्योंकि हमारी तरफ से इलेक्ट्रोस्टेट हो चुका है, क्या आपकी तरफ से डन है? वो इंपॉर्टेंट है। अब और कौन सा ऐसा मौका या अब और कौन सी ऐसी क्लास लगेगी जिसमें इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाया जाएगा? अब ऐसी और कौन सी क्लास लगेगी जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाएगा? और चलो मान लो क्लास लगा भी दी मैंने आपकी डिमांड पे, तो क्या आपके पास इतना टाइम है एक सब्जेक्ट के एक ही चैप्टर को 2 बार पढ़ना साल के अंदर? ऑलरेडी आप ड्रॉपर्स हैं, आपको साल भर के अंदर 2 साल का सिलेबस खत्म करना है 11th और 12th का। उसके बाद क्या आपके पास इतना टाइम है डबल क्लासेस अटेंड करने का वापस? कि आप किसी सारे चैप्टर की डबल डबल क्लास पढ़ लोगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। रिवीजन ही करवाया जा सकता है 1.5-2 घंटे में, तो वो तो आप अपनी नोट्स से खुद भी कर सकते हैं। एक तो आपका नोट्स पढ़ने का तरीका मुझे नहीं पता क्या है, मतलब नोट्स 2 तरीके से पढ़े जाते हैं। 2 तरीके से कैसे पढ़े जाते हैं? जैसे लाइक आपका आज रिवीजन प्लान है कि आज मुझे दिन में 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम मेरा जो फिजिक्स का है उसमें मुझे मतलब मेरा पूरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टेट वो रिवाइज करना है। तो 3-3.5 घंटे का टाइम इलेक्ट्रोस्टेट के रिवीजन के लिए कम पढ़ना चाहिए। जब इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं? कि हम ऐसे हमारे रिवीजन प्लान के लिए जब पढ़ रहे हैं, काफी टाइम के बाद आपने वापस इलेक्ट्रोस्टेट के नोट्स उठाए हैं, तो उनको बहुत धीमे पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन समझ के क्लास में क्या बोला गया था इसके पीछे एकदम प्रॉपर। और एक रिवीजन होता है वो कि आपको बोला गया कि 10 मिनट के बाद आपका इलेक्ट्रो का टेस्ट है, तो 10 मिनट के अंदर आपने पन्ने पलटाए, एक बार नजरें घुमाई, ठीक है। दोनों रिवीजन अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं, आपको दोनों रिवीजन करना आना चाहिए। जब बहुत टाइम हो जाए किसी चैप्टर को रिवाइज किए तो टाइप 1 रिवीजन का जो है वो करना होता है। और जब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप ऐसे ही फ्री हैं, आपको 15 मिनट मिला, आपने सोचा कि चलो कल ही परसों ही मैंने इलेक्ट्रोस्टेट रिवाइज किया था, एक बार और रीड कर लेता हूं 15 मिनट के अंदर, तो तब टाइप 2 काम में आता है। क्योंकि 15 मिनट में आप पूरा चैप्टर ऐसे धीमे धीमे तो नहीं पढ़ सकते। आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ते ना वर्ड टू वर्ड धीमे धीमे, आपको 3 घंटे लगते हैं चैप्टर पढ़ने में। ऐसा लगना चाहिए फिजिक्स का पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम लगना चाहिए जब आप ढंग से रिवाइज कर रहे हैं तो। क्योंकि ऐसा होता है भाई, और ये आप लोगों की प्लानिंग होगी, आप सबके जो मेमोरी वो एक जैसा नहीं है, सब एक जैसा नहीं है कि यार सब एक ही चीज को एक जैसे टाइम तक जो है वो मेमोरी में सेट करके रख सकते हैं। कोई व्यक्ति 8 दिन में भूलता है, कोई व्यक्ति महीने भर में भूलता है, कोई व्यक्ति 3 महीने में भूलता है। तो सबके रिवीजन की प्लानिंग अलग अलग होती है। जैसे मैं जिन दो बच्चों के नाम आपको बता रहा हूं, सुमित और प्रिंस के, सुमित के रिवीजन की प्लानिंग ये होती थी कि वो 3 महीने में एक बार पढ़ता था एक चैप्टर को। एक बार अगर उसने पढ़ लिया तो उसको 3-3.5 महीने तक याद रहता था, 4 महीने तक भी याद रहता, मतलब उसने मुश्किल से नोट्स 2 बार पढ़े होंगे पूरे साल में। तो ऐसे बच्चों के पास टाइम ज्यादा होता है। टाइम ज्यादा होता है मतलब क्योंकि उनको नोट्स कम पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी मेमोरी में एक बार चीजें सेट हो जाती है तो
काफी लंबे समय तक वो रहती है, वो भूलते नहीं है एक एक चीज वर्ड टू वर्ड। तो ऐसे बच्चे ज्यादा स्कोर करेंगे। कॉलेज उनको मिला, क्या दूसरे बच्चों को कॉलेज नहीं मिला उसके साथ? अकेला सिलेक्शन थोड़ी ना था उस टाइम पे। उसके पास जीएमसी भोपाल है तो दूसरे बच्चों के पास दूसरे कॉलेज है, मेडिकल सीट तो है ना, ठीक है, वो चीज तो है। ऐसे बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, वो गॉड गिफ्टेड चीजें होती है। किसी की मेमोरी बहुत अच्छी तो क्या कर सकते हैं। अब लाइक मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मैं तो यहां से नीचे ऑफिस तक जाते जाते भूल जाता हूँ चीजें कि ऊपर क्या बात हुई थी किसी से। मतलब 8 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई, 8 घंटे मेरे याद नहीं रहता कुछ भी। 8 घंटे के बाद मैं भूल जाता हूँ कि किससे क्या बात हुई थी या क्या चीजें डिस्कस हो रही थी। तो वो चीजें हैं कि सबकी मेमोरी डिफरेंट होती है। आपको अपनी मेमोरी के हिसाब से रिवीजन प्लान करना पड़ेगा कि मुझे अगर कोई चीज 20 दिन या में याद रहती है 20 दिन तक, तो 20 दिन के अंदर मुझे हर चैप्टर के कांटेक्ट में आना है। और अगर किसी को 8 दिन के अंदर भूला जाता है तो उसको 8 दिन के अंदर कांटेक्ट में आना है। कोई 5 दिन में भूल रहा है तो उसको 5 दिन के अंदर कांटेक्ट में आना है। जितना कम आपका मेमोरी है, जितना शॉर्ट टर्म मेमोरी आपका रहेगा, उतने नंबर ऑफ रिविजन आपको रिक्वायर्ड होंगे सिलेक्ट होने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसकी मेमोरी में चीजें 4 दिन रहती है वो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरा बच्चा जो है प्रिंस, सुमित से अच्छी रैंक है, ठीक है, मार्क्स कम है लेकिन रैंक अच्छी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला बच्चा था। उसके दिमाग में 3 महीने चीजें नहीं रहती थी, 8 दिन बहुत हो गए। 8 दिन के अंदर उसको फिर से चीजें रिवाइज करना पड़ती थी। मतलब उसको जब मैंने पढ़ते हुए देखा वो नोट्स बहुत पढ़ता था, बार बार पढ़ना पड़ते थे। क्यों? क्योंकि भूल जाता था। लाइक डाउट पूछने भी आता था तो फॉर्मूले क्लिक नहीं होते थे। ऐसा सुमित जब डाउट पूछने आया कभी उसके साथ नहीं हुआ कि उसको नोट्स में से कुछ याद नहीं है। तो 2 अलग अलग टाइप के बच्चे थे लेकिन फिर भी सुमित से अच्छी रैंक लेके आया। तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो स्कोर नहीं कर पाया, किया, तरीका अलग था, पढ़ने का तरीका डिफरेंट था। आप अपने साइड वाले को देख के नहीं पढ़ सकते, आपके जस्ट साइड वाले की क्या प्लानिंग है उसको देख के आप नहीं पढ़ सकते। ना ही आप किसी टॉपर से पूछ सकते हैं कि तूने कैसे पढ़ा, उसने कैसे पढ़ा वो उसके हिसाब से पढ़ा, आपको कैसे पढ़ना है वो आपके हिसाब से पढ़ना है। मेरा कैलकुलेशन अच्छा है कि मेरी रटने की कैपेसिटी अच्छी है, उससे डिसाइड होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। लाइक मैं जब पढ़ता था तो मुझे पता था कि मैं नहीं रट पाऊंगा, तो मेरा टारगेट होता था कि केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के 60 मार्क्स, 56 भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो 15 क्वेश्चन पूरे सही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। फिजिकल केमिस्ट्री गलत नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने अगर फिजिकल केमिस्ट्री गलत की तो मेरा स्कोर डाउन जाएगा। ऑप्शन नहीं था कुछ, फिजिकल केमिस्ट्री सही करना है तो करना है आपको। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गेनिक नहीं बना पा रहे हो, आप इनऑर्गेनिक नहीं बना पा रहे हो, या इनऑर्गेनिक आपसे बन रही तो केवल कितनी बन रही है, केवल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिसिटी तक बन रहा है। आपसे एसपीडी, ब्लॉक केमिस्ट्री होती थी पहले हमारे टाइम पे, तो ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं रटे जा रहा है। भर भर के एनसीईआरटी, उसमें कितना रटेगा इंसान? एक पेज नहीं रटा जाता था मुझसे, लोग बोलते 4-4 चैप्टर थे वो, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं था। तो पता था छोड़ के आना अपने को। कुछ बेसिक क्वेश्चन अगर आ गए, जो होता ना, जो बार बार टेस्ट में आता, रटा गया आप, वैसा आ गया तो बन जाएगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा। तो वो चीजें होती है कि अब जोन डिसाइड कर लिया था, उसके बाद भी मैं केमिस्ट्री में उतना स्कोर कर देता था जो बच्चे रटने में एक्सपर्ट होते थे उनके बराबर। क्यों? क्योंकि उनसे फिजिकल में 30 मार्क्स आते थे तो मैं 30 मार्क्स की लीड वहीं लेके चल देता था। बाकी ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं बनता था, ठीक है, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो तो बना ही देते थे, और रटने वाला पार्ट है तो नहीं बनता था तो छोड़ देते थे। जो बचा कुचा था, मान लो 150 आते थे अपने, मान लो 90 आते थे तो 60 मार्क्स का मार्जिन फिजिक्स में खत्म कर देते थे। उनके 80 आते थे तो अपने वहां 150 आ जाते थे, बात बराबर हो गई। तो ऐसा करना पड़ेगा। आपका सॉल्विंग का अप्रोच है तो आप सॉल्विंग के तरीके से चलेंगे। किसी को लगता है कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो अगर पूछा जाए तो मेरा स्कोर अच्छा आता है, जैसे कुछ मैथ्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो भैया आप ये कर सकते हो, आप फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखो, आपका स्कोर आ जाएगा, उससे भी सिलेक्ट हुआ जा सकता है। लेकिन फिर अब बात वही है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग जो है वो अलग अलग रहती है हर बच्चे की, आपको अपने तरीके से पढ़ना पड़ेगा। किसी को देख के मत पढ़ो, बस आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं खुद से पूछते जाइए कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे लिए और मेरे एग्जाम के लिए सही है कि गलत है। ऑटोमेटिकली आंसर आते जाएंगे। और उसमें वो कुछ ऐसे और कंसर्न्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई समस्या लाइक आ रही है इस टाइप की। जैसे फिजिक्स में नॉर्मली बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं 2, 4, 5 दिन से। तो मैंने उनको बोला कि यार छोटे छोटे टारगेट डिसाइड कर लो, दिन में कोशिश करो ही मत कि दूसरा बच्चा 150 क्वेश्चन लगा रहा तो मुझे भी फिजिक्स के 150 लगाना है। हम टारगेट क्या बनाएंगे, 40 क्वेश्चन पर डे, 30 क्वेश्चन पर डे ओनली। उन 30 क्वेश्चन को ही सोचेंगे और वही लगाएंगे एक दिन में बस। फिजिक्स के कैपेसिटर के 30 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन टिक करके वो 30 लगाएंगे बस, 31 नहीं करेंगे।
आज 30 लगा है, कल 30 लगा है, परसों 30 लगा है, 90 हो गए, कैपेसिटर अपना अच्छा हो गया। किसी बच्चे ने एक दिन में लगा दिया होगा 30, वो हमसे आगे है, वो पूरा फिजिक्स कर लेगा, हम 70% कर लेंगे, उसके 150 आ जाएंगे, अपने 110 आ जाएंगे, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, अपन भी सिलेक्ट हो जाएंगे। कॉलेज का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है चलेगा, लेकिन अगर उसके पीछे दौड़ते रहे कि नहीं यार उसने 90 लगा लिए, मेरे से तो 20 ही बने दिन में, और उस बात को लेके हम डीमोटिवेट होते गए और ऐसा सोच ले कि नहीं अपने से तो हो ही नहीं पाएगा, तो आप एमबीबीएस सीट पे जा ही नहीं पाओगे, फिर आपको बीएचएमएस, बीएमएस, अल्टरनेट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो वो चीज है, किसी की स्ट्रेंथ 90 क्वेश्चन पर डे की तो उसको लगाने दो ना, क्या दिक्कत है, वो एमजीएम चले जाएगा। अपनी स्ट्रेंथ 30 क्वेश्चन पर डे की है, ठीक है, हम किसी दूसरी मेडिकल सीट पे चले जाएंगे। टारगेट अपना क्या है, टारगेट अपना सिलेक्ट होना चाहिए अभी, कि हमको किसी भी कंडीशन में एक एमबीबीएस का सीट लेना है इस साल, वो अपना टारगेट होना चाहिए। और उस टारगेट को 30 क्वेश्चन पर डे से भी अचीव किया जा सकता है। फिजिक्स में जो बच्चा 30 क्वेश्चन डेली लगा रहा है ना, वो भी सिलेक्ट हो सकता है। हाँ, कॉलेज का डिफरेंस तो रहेगा भाई। फिर अगर आप सोचो कि नहीं मैं तो 30 क्वेश्चन पर डे लगा रहा हूं, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए या मुझे एमजीएम चाहिए, तो मतलब ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है कि वो संभव नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि उस बात का दुख मना लें कि एम्स दिल्ली तो कितने लोगों को मिलता है, 150 बच्चों को मिलता है भाई। 20-25 लाख बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है तो उसमें से 150 बच्चों को एम्स दिल्ली मिलता है। तो बाकी बच्चे अगर उस दुख में रोने लगे कि मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिला, और सारे के सारे अगर डीमोटिवेट हो जाए, तो बची हुई सीट्स का क्या फिर, सबको थोड़ी ना मिल पाएगा। तो वो चीज रहती है कि भाई उसके लिए प्लानिंग कुछ और है, उसके लिए आपका उसके बहुत सारे फैक्टर हैं भाई। ऐसे टॉप कॉलेजेस के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका स्कूलिंग अच्छा होना चाहिए 10th 11 12 तक का। आपके स्कूल के टीचर्स रटाने में बिलीव करते थे कि समझाने में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मैथ्स कैसा है, आप कैलकुलेशन कैसा करते हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी, जैसे मैंने बोला ना हर बच्चा परसेंटेज एरर करता है, वो परसेंटेज एरर आपकी होना चाहिए लेस देन 1%। 2%, 5%, 10% से काम नहीं बनेगा फिर, ठीक है। आपकी स्पीड उतनी होना चाहिए, आपने नीट की प्रिपरेशन के लिए टाइम उतना दिया हुआ होना चाहिए। टाइम मतलब जो बच्चा 11 12 के साथ प्रिपेयर करता है प्रॉपर बेस से सारी चीजें प्रिपेयर करके, तो वो एक चीज होती है। बहुत सारे फैक्टर हैं, मतलब सारे फैक्टर जब कंबाइंड होते हैं तब जाके एक अच्छा कॉलेज निकलता है। लेकिन कॉलेज निकालने के लिए इतने सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड नहीं है। हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, प्रॉपर एक डायरेक्शन में अगर करते जाओगे तो निकल जाएगा। नीट का एग्जाम जो है वो बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है, लाइक यूपीएससी या आईआईटी नहीं है कि यार इसको क्रैक करने के लिए मेरा एक फिक्स आईक्यू होना चाहिए। अगर आपको आईआईटी निकालना है तो आईआईटी निकालने के लिए आपका आईक्यू होना चाहिए, क्योंकि वहां 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और फिजिक्स, दोनों में कैलकुलेशन, और उसका केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया आता है, उसमें भी कैलकुलेशन अच्छा खासा रहता है। तो ये वहां ये रहता है ना कि वो हार्डवर्क के साथ साथ टैलेंट का एग्जाम है, कि अगर आप टैलेंटेड हैं और साथ में हार्डवर्क करना पसंद करते हैं तब जाके आप आईआईटी निकाल सकते हैं। लेकिन नीट निकालने के लिए टैलेंट मैटर नहीं करता। फिर बहुत टैलेंटेड बच्चों को हमने नहीं निकालते हुए देखा है, और बहुत एवरेज बच्चों को हमने निकालते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 12th में सप्ली था और उन्होंने नीट का एग्जाम निकाला है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे, मतलब काउंटिंग, बहुत बड़ी काउंटिंग में ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि बोर्ड एक अलग लेवल होता है, बोर्ड एग्जाम अलग चीजें होती है, ठीक है, और नीट का एग्जाम एक अलग पैटर्न है। बोर्ड में परसेंटेज जिनके 50 है 55 है, उनको ऐसा लगता है कि यार अपन तो एवरेज बच्चे हैं, अपने तो परसेंटेज कम है। नहीं भैया, बोर्ड में परसेंटेज कम बनने का तरीका ये भी तो हो सकता है कि आपकी जो लिखने की जो कैपेसिटी है वो कमजोर है। हो सकता है एमसीक्यू की कैपेसिटी आपकी अच्छी हो, ठीक है, तो आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो एमबीबीएस में पूरे 4 साल कुछ नहीं करते, वो नीट पीजी फोड़ देते हैं लास्ट में। क्यों? क्योंकि नीट पीजी में एमसीक्यू आते हैं और एमबीबीएस में 4 साल लिखना होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। तो जो कुछ नहीं करते हैं सप्ली दे के पास होते हैं, जिनको हर साल सप्ली आती है, ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट उनके हर साल रुक ही जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है पंकज गुर्जर, अरविंदो में एमबीबीएस कर रहा है करेंटली, ठीक है, उसका एमसीक्यू का कैपेसिटी बहुत अच्छा है। मतलब लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम जब भी होगा तो फिर उसका एक अलग ही लेवल निकल के आता है। नीट यूजी में 546 आई थिंक 540 के ऐसा कुछ स्कोर था उस टाइम पे उसका, ठीक है, तो अरविंदो लिया उसने। एमबीबीएस कर रहा है, लेकिन पहले तो फर्स्ट ईयर में पूरा कंप्लीट फेल हो गया,
इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जो कभी, और अच्छा में वो अरविंदो होने का के पीछे रीजन उसका ये है कि फिजिक्स में उसने 21 क्वेश्चंस किए थे ओनली, इतना टाइम बचा था उसके पास, 20 सही है उसमें से, 21 किए 20 सही है। और 21 कौन से किए, 1 से लेके 21, मतलब 21 ऐसे नहीं किए बीच बीच में से उठा के, 1 से लेके 21, क्योंकि उसको मिले लास्ट के 15 से 18 मिनट फिजिक्स करने के लिए, उसमें उसने 21 क्वेश्चन किए, 20 सही है। सोचो अगर आधा घंटा मिल गया होता तो वो 80 मार्क्स जो है ना वो 150 160 होते, और वो कॉलेज जो है ना वो एमजीएम होता। टाइम कम पड़ने की वजह से वहां है, मतलब ऐसा नहीं है कि उससे पेपर बना नहीं। तो वो ऐसे बच्चे होते हैं कुछ, उससे एमबीबीएस निकल ही नहीं रहा, पहले तो फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, एक साल वहां पीछे हो गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से फर्स्ट ईयर सप्ली देके पास हुआ, फिर सेकंड ईयर का एग्जाम दिया, उसमें फिर सप्ली आ गई, ठीक है। तो उसमें सेकंड ईयर के एग्जाम में भी अभी सप्ली का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट शायद आया नहीं है, पता नहीं, काफी टाइम से बात नहीं हुई, लेकिन ऐसा रहता है, ऐसे बच्चे बड़ी मुश्किल से अटक अटक के एमबीबीएस निकल रहा है। लेकिन अभी नीट पीजी के लिए उसने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, डेम्स करके चलता है, ठीक है, विजयनगर पे नीट पीजी पढ़ाते हैं, सैटरडे संडे क्लासेस चलती हैं, वहां पे एमजीएम के बच्चे भी जाते हैं, वहां पे अरविंदो के बच्चे भी हैं, वहां जब वो टेस्ट देता है तो वहां का वो टॉपर है, मतलब उससे एमबीबीएस नहीं निकल रहा है, लेकिन नीट पीजी के टेस्ट का टॉपर है वो, और मैं ये गारंटी दे रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी निकालेगा वो, पहला अटेम्प्ट नीट पीजी निकालेगा वो। तो वो चीज होती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है एमसीक्यू, उसकी राइटिंग खराब है पहली चीज, उसको लिखते नहीं आता, ठीक है, तो उसकी रिटर्न के 12th में भी परसेंटेज अच्छे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपके 12th में परसेंट अच्छे नहीं तो आप नीट नहीं निकाल सकते, हो सकता है ऊपर वाले ने आपको एमसीक्यू के लिए बनाया हो, तो भी सफिशिएंट है। अरे गिर पढ़ के निकाल लेंगे एमबीबीएस, क्या फर्क पड़ता है सप्ली से निकल रही है कैसे निकल रही, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीछे निकलता है तो वो उन सब बच्चों से आगे हैं जिन्होंने उसके टाइम पे गवर्नमेंट से एमबीबीएस किया, भले वो अरविंदो से कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी निकालना बहुत टफ टास्क रहता है उधर भी। लेकिन अभी जिस तरीके से वो स्कोर कर रहा है, एमजीएम के बच्चे भी टेस्ट देते हैं, और ऐसे बच्चे जो 4-4 साल से नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो भी उससे पीछे हैं, फोन लगा लगा के डाउट पूछते हैं उससे कि यार ये कैसे आएगा, क्या है क्या नहीं क्या, तो वो चीजें होती हैं, डिपेंड करता है कि आपके और सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या दिक्कत है। अगर सप्ली के साथ भी कितने 2 साल तो निकल ही गए हैं, सेकंड ईयर तो हो ही गया है, प्री फाइनल में 2 सब्जेक्ट निकाल देगा और बोलता है कि सर फाइनल ईयर में प्राइवेट कॉलेज वाले फेल नहीं करते हैं, थोड़ी दया आ जाती है उनको, तो ठीक है। या जैसे भी फाइनल ईयर में मान लो 2-4 सब्जेक्ट में सप्ली आई तो सप्ली दे के फेल होके निकाल दिया, और फिर नीट पीजी का एग्जाम देके अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में वो निकलता है, काम हो गया, फिर क्या दिक्कत है, वही तो चाहिए जीवन में। क्लियर है? तो थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीका क्या है वो अपने हिसाब से डिसाइड करो, किसी को देख के मत पढ़ो, कौन क्या कर रहा है उसको जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, कोई अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका दोस्त है, ठीक है, आपका बैचमेट है, तो वो चीज है, उसको देख के हम नहीं चल सकते, उसकी क्या स्ट्रेंथ है वो जानता है, अपनी क्या स्ट्रेंथ है अपन जानता है, हमको क्या पढ़ना चाहिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया फिर कि 150 मार्क्स लाने के बाद भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, 145 155 जो मैंने आपको एग्जांपल दिया केमिस्ट्री फिजिक्स होने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि प्लानिंग खराब थी। मतलब ऐसा नहीं कि उस बच्चे में टैलेंट नहीं था, उसने वो कोविड जब लगा था, कोविड वाले ईयर का स्टूडेंट है वो, ठीक है, मतलब जिस साल वो सिलेक्ट हुआ कोविड वाला ईयर है, मई का एग्जाम सितंबर एंड में हुआ था, नीट का एग्जाम उस टाइम पे सितंबर एंड या अक्टूबर के अराउंड में हुआ था एग्जाम, ठीक है, और मार्च में उस बच्चे की ऐसी तैयारी थी कि पेपर ले लो, मतलब जिस साल उसने निकाला तब, और उस बार उसका एग्जाम निकला जीएमसी रतलाम में है अभी वो, तो उस बार उसने निकाला तो बायो उसका 300 प्लस है, तो निकली तब जब बायो 300 प्लस है, उस साल केमिस्ट्री 130 है, केमिस्ट्री कम हो गया उस साल, फिजिक्स तो वापस वही है 145 150 के अराउंड, लेकिन केमिस्ट्री कम हो गया उस साल, और बायो 300 प्लस है, बायो 300 प्लस के अराउंड कुछ। तो वो चीज रहती है कि मैटर वो करता है कि जो सब्जेक्ट 50% है वो अच्छा होना ही चाहिए आपका, आप बायो वीक नहीं रख सकते, वो अच्छा हो, उसके साथ एक सब्जेक्ट कोई भी अच्छा कर लो, फिर फिजिक्स कर लो या केमिस्ट्री कर लो, वो आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि एक सब्जेक्ट क्या आपको अच्छा रखना है, दोनों एवरेज रखो, फिर अगर बहुत अच्छा एक नहीं करना है तो दोनों एवरेज से भी सिलेक्ट हो सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा कर लो तो एक वीक भी रह जाएगा तो दिक्कत नहीं, तो भी सिलेक्ट हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि क्या प्लानिंग होना चाहिए। केमिस्ट्री का पीछा मत छोड़ो भैया, केमिस्ट्री एक तो ना 40 मिनट में बन जाती एग्जाम में,
40-45 मिनट में 150 मार्क्स की केमिस्ट्री बना सकते हो, फिजिक्स नहीं बना पाओगे। कितना ही अच्छा करके चले जाना, मैं गारंटी दे रहा हूं 40 मिनट। नीट 2025 जैसा पेपर आया तो मुझसे नहीं बने 150 नंबर का फिजिक्स 40 मिनट में, कैलकुलेशन इतना है उसमें। और फिर एग्जाम का पेपर है तो हम धीमे धीमे करते हैं कैलकुलेशन भी थोड़ा सा, वहां पे टेस्ट में थोड़ा सा फास्ट रहता अपना स्पीड, एग्जाम में हर कदम अपन फूक फूक के रखते हैं कि यार कोई गलती ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए, तो वहां पे टफ रहता है। और 40 मिनट के अंदर 150 मार्क्स लाना उधर बहुत टफ है, इधर बहुत आसान है केमिस्ट्री में। तो ट्राई करो, स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। मैक्सिमम 98% बच्चे केमिस्ट्री अच्छा करके ही सिलेक्ट होते हैं। 1-2% होते हैं जिनका फिजिक्स बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता फिर कि केमिस्ट्री क्या आ रही है। ये आपने लिखा ट्राइंगल के क्वेश्चन के, बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करो क्या है। बचे हुए क्वेश्चन कौन कौन से थे अपने? अब इससे स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है ना उसको बेसिक से मत करो, अब जो मैंने फॉर्मूला बताया इस फॉर्मूले से करने का ट्राई करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो? चौथा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में स्क्वायर है और स्क्वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे कैसे बताओ? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 4n साइन पाई बाई n 10 पाई बाई n, और n का वैल्यू 4 है और ये 4n जो है वो 16 बन गया। तो b इज इक्वल टू बताओ क्या हो गया? म्यू नॉट, ये 4 से 16 4 टाइम कैंसिल कर लो, म्यू नॉट 4i बाई पाई ए, म्यू नॉट 4i बाई पाई ए साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री 1/√2 और 10 पाई बाई n 45 डिग्री मतलब, अरे 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये 1/√2 है। अब ऊपर ये जो 4 है इसको लिख सकते हैं 2 × 2, तो एक √2 से एक √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। √2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। अब ऐसे हेक्सागोन वाला जो क्वेश्चन है उसमें n की वैल्यू क्या रख देंगे? 6, तो पाई बाई 6 30 डिग्री बन जाएगा, साइन 30 डिग्री 10 30 डिग्री, और यहाँ 6 रखेंगे तो 6 4 जाए 24 बन जाएगा, और बस कर लोगे सोल्व। अब वो तो हो ही जाएंगे। उसके बाद में इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया गया है? ये करंट फ्लो हो रहा है कितना? आई इस तरीके से, और जो पॉइंट है वो यहां है पॉइंट पी, तो 2 वायर की वजह से तो जीरो ही हो जाएगा। कौन से 2 वायर की वजह से जीरो हो जाएगा? एक तो ये, क्योंकि इसके एक्सिस पे आ गया वो पॉइंट, हाँ है ना, और ये वाले वायर का भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके भी एक्सिस पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, है ना ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, तो 2 वायर का तो क्या हो गया? जीरो हो गया। अब 2 वायर बचे, मतलब 1 वायर बचा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा, ये साइड कितनी है? ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम ये साइड करेगी, कौन? ए। एक एंगल 0 डिग्री हो जाएगा सीधे यहां, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और एक एंगल जो है वो यहां से निकालना पड़ेगा, कितना? बीटा, ठीक है। तो ये एंगल अपन निकाल लेंगे। फॉर्मूला बोलो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गया? ए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन 0 प्लस साइन बीटा, तो साइन 0 तो 0 हो गया। अब क्या बचा? साइन बीटा। अब एक जो राइट एंगल ट्राइंगल आप पूरा अगर देखेंगे तो उसमें साइन बीटा को क्या लिखा जा सकता है? बी बाई सी, पी बाई एच होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वो अगर एंगल है तो ये सामने वाली साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर, और एच का वैल्यू कितना दिया मैंने? सी। देखो मैंने डायग्राम में सारी वैल्यू भी लिखी है, तो साइन बीटा को बी बाई सी लिख सकते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू बी बाई सी, ये आंसर है उसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। आया समझ में कि नहीं आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम ए करेगा, एक एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा एक एंड पे, और दूसरा एंगल साइन बीटा है,
साइन बीटा की वैल्यू रख देंगे। एक आप लोगों के बैच में एक प्रॉब्लम और है। आप लोगों के बैच के 99% बच्चे ऐसे हैं, 100% तो नहीं बोल सकता मैं, जो दिन में कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करते हैं किन्हीं किन्हीं चीजों में, और वो सबको पता है कि अपन कहाँ कहाँ टाइम खराब कर रहे हैं। कोई बाहर घूमने जा रहा है तो लेट आ रहा है, कोई नीचे आके टाइम खराब करते हैं, कोई क्लास में बैठ के बातें करते हैं। टाइम तो कहीं ना कहीं किसी ने कहीं ना कहीं वेस्ट हो ही रहा है 99% बच्चों को। मतलब जितनी सिंसियरिटी एक नीट एस्पिरेंट में होनी चाहिए ना, वो नहीं दिखती मुझे। थोड़ा और सिंसियर होने की रिक्वायरमेंट है। भले आपको ऐसा लगता होगा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे जो 12th करके आए हैं करेंटली कि यार इतना तो हमने हमारे जीवन में नहीं पढ़ा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने इससे पहले कितना पढ़ा। फर्क उससे पड़ता है कि नीट निकालने के लिए कितना पढ़ना होता है, वो जरूरी है। तो आपको थोड़ा और सिंसियर होने की रिक्वायरमेंट तो है, चाहे आप इस बात को एग्री करें या नहीं करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और अपना टाइम बचाने की जरूरत है। आप बीच में 15 मिनट 20 मिनट जो मिलते हैं 2 लेक्चर्स के बीच में, पढ़ने वाले बच्चे उसको भी यूटिलाइज करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब उतने में रिवीजन हो जाता है एक चैप्टर का, वो रिवीजन टाइप 2 वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, में जो मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है वो पॉइंट ये है यहां पे। तो एक तो ये वाले वायर की वजह से 0 हो जाएगी, हाँ या ना, और एक ये वाले वायर की भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके भी वो एक्सिस पे आ गया। अब बचा ये एक ही वायर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कौन करेगा? बी। एक एंगल 0 डिग्री बनेगा, एक एंगल इसको क्या मान लेते हैं अपन? अल्फा। इसको क्या मान लेते हैं अपन? तो बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट कैसे लिखेंगे? बी इज इक्वल टू, बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? बी। और एक एंगल 0 साइन 0 0 जाएगा, और एक आएगा साइन अल्फा, और साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं? ए बाई सी। उस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? पी बाई एच से सोचो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या लिखेंगे? ए बाई, ये आंसर। हो गया अभी? हो गया क्या? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अभी राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो। यहां पूछ लिए मैग्नेटिक फील्ड, 2 वायर का तो 0 हो जाएगा। कौन से 2 वायर का 0 हो जाएगा? ए और बी वायर जो है उनका 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाने देते हैं। जो भी फील्ड आएगा वो किससे आएगा? वायर सी से आएगा। तो पहला काम तो पता क्या करना पड़ेगा? यहां से यहां तक की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगी कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जो यहाँ पे कितना एंगल बनाती हो? 90 डिग्री का एंगल बनता हो। अच्छा, ये वाला एंगल हम ऑलरेडी क्या मान चुके थे? अल्फा।
ये वाले एंगल को हमने क्या माना था, ये अल्फा बीटा हमने भी पिछले केसेस में जो माना वही लिख लिया यहाँ पे। या भी मान लो इस एंगल को अल्फा मान लो, इसको क्या मान लिया, बीटा। अब अच्छा एक बात बताइए कि ये जो साइड है कितनी है, सी है, ठीक है। अब सी है तो उसमें से ये c/2 होगा और नीचे वाला भी c/2 होगा, ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। ये आधे आधे नहीं होंगे, ठीक है। जो यहां से परपेंडिकुलर जाता है वो हाइपोटेनियस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, वो तब करता जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। कौन दोनों बराबर हो जाते हैं, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू अगर सेम होती, ठीक है, तो फिर ये जो लाइन यहां से निकल के जाती, ये लाइन हाइपोटेनियस को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ती। कुछ समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहा हूं, उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस का इक्वल होना जरूरी है। यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टोटल डिस्टेंस अगर सी है तो ये आधी c/2 है और ये भी c/2 है। डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है वो वाली डिस्टेंस लेस देन c/2 है और ये ग्रेटर देन c/2 है, ठीक है, वो तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। तो इक्वल तब होगा, ये दोनों अगर साइड इक्वल होती, कौन, ए और बी, तब फिर सही था। अच्छा तो फिर ये जो 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा था उसमें से ये दोनों एंगल कितने होंगे, 45 और 45। ये दूसरी गलती जो अपन करते हैं, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल नहीं होंगे। 45 डिग्री के ये दोनों एंगल तब होते हैं जब वापस से ये ए और बी इक्वल होती, तो फिर उन जो एंगल मतलब जो लाइन जा रही होती परपेंडिकुलर, वो दोनों कितना एंगल बनाती, 45 और 45। अभी ये 45 डिग्री के एंगल नहीं है, ये एंगल कितना है, 90, ये कितना है, बीटा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा बोलो, ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा, भाई एक 90 ये बीटा, तो ये क्योंकि जोड़ के 180 लाना है, ये 90 इन दोनों का सम 90 आएगा, तो वो बीटा, तो ये अच्छा ये एंगल 90 यहां पे ये, ठीक है, ये अल्फा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, पक्का समझ में आ गया क्या चल रहा है, बताओ। अब अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट ऐसा है, एक वायर है और यहां फील्ड पूछी हुई है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, आर परपेंडिकुलर, और उस वायर के दोनों एंड से ये जो दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, सॉरी 90 माइनस बीटा और 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस बीटा और 90 माइनस अल्फा, और ये डिस्टेंस कितनी है अपनी, आर। डायग्राम फिर से बना देता हूं, ये वाला अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, फील्ड यहां पूछी गई है, ये डिस्टेंस आर है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 90 माइनस बीटा, और ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, और ये डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर है। ये क्लियर है क्या, इसी वायर की वजह से यहां पे फील्ड होगी, ये वाले वायर की वजह से, बाकी इन दोनों की तो जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट उन दोनों के एक्सिस पे आ गया। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट बोलिए जरा कितना आएगा, ये करंट आई मान लिया अपन ने, क्या फॉर्मूला पढ़ा है मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का, बोलो, म्यू नॉट बाई आई बाई आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन आएगी, आर परपेंडिकुलर, और दोनों एंगल साइन 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा। ये सीक्वेंस आप कुछ भी लिख सकते हो आगे पीछे, अल्फा बीटा प्लस में, क्योंकि आया कि नहीं आया समझ में। दोनों जो एंगल है हमारे वो एंगल क्या है, एक 90 माइनस अल्फा और एक एंगल 90 माइनस बीटा है। अब हमारे पास कुछ चीजें नहीं है, क्या नहीं है, ये अल्फा और बीटा भी हमने खुद माने हैं, और ये आर परपेंडिकुलर निकालना पहला टारगेट होना चाहिए अपना। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, दिख रहा है ये एक साइड है, इसका नाम क्या है, आर परपेंडिकुलर, और एक साइड ये है जो ए है, ये वाली साइड ए है, यहां से यहां तक ए है ये, ठीक है, एक ये और ये दिख रहा है ट्राइंगल, या तो उधर से निकाल लो, इधर से, किधर से भी निकाल लो, उधर से निकाल लेते चलो। तो उसमें ये एंगल कितना है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, बीटा, ठीक है। अब ये एंगल बीटा, तो ये वाली साइड क्या करेगी, परपेंडिकुलर, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, यहां पे काम करो साइन बीटा लगा दो इस ट्राइंगल में, साइन बीटा बताओ क्या बनेगा, क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, आर परपेंडिकुलर, और एच जो है वो कितना है, ए,
तो आर परपेंडिकुलर को क्या लिखा जा सकता है, ए साइन बीटा। आर परपेंडिकुलर को क्या लिखा जा सकता है, ए साइन बीटा लिख देते हैं। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर परपेंडिकुलर ए साइन बीटा इंटू साइन 90 माइनस अल्फा कोस अल्फा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस बीटा, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं सबकी। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। चलो साइन बीटा का वैल्यू बोलिए। अब बड़ा ट्राइंगल सोचना आपको वापस से पूरा, उसमें साइन बीटा कितना आएगा। अरे जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें साइन बीटा कितना आएगा, क्या होता है साइन, p बाई एच। तो क्या लिखेंगे, b बाई सी। अरे साइन बीटा का वैल्यू क्या आएगा, b बाई, नीचे वाली साइड b है और हाइपोटेनस को मैंने क्या लिखा था, c। लेंथ दे रखी, तो इसको बताओ क्या लिखूंगा मैं, b बाई कोस अल्फा। बोलो कोस अल्फा। कोस अल्फा, कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई, ठीक है। ये अल्फा तो बेस वही बनेगा b, तो ये भी क्या हो गया, b बाई सी। कोस बीटा, कोस बीटा a बाई सी। अरे कोस बीटा क्या आएगा, a बाई, क्लियर है क्या। और ये b बाई सी का जो c है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाला जो c कॉमन आएगा इससे, मतलब ऐसा कर सकते हैं क्या, पक्का ना। अरे ये c जो है वो कॉमन आके c से क्या हो जाएगा। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। छापिए। छाप लिया। आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चंस थ्योरी भी है, मतलब इनको क्वेश्चंस भी बोल सकते हो, थ्योरी भी बोल सकते हो।
पार्ट 1 डन हो जाएगा आपका मंडे, आज क्या हो रहा है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 2 दिन में। अगले वीक में चैप्टर हो जाएगा खत्म ऑलमोस्ट। फिर EMI ऐसी रहेगा, मॉडर्न फिजिक्स पे चले जाएंगे, फिर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ये दीपावली के पहले पहले का टारगेट है, ताकि ऑलमोस्ट 12th खत्म हो जाए दीपावली के पहले पहले, ताकि उधर से जब लौटे हैं तो 11th स्टार्ट करें अपन। फिर पहले मॉडर्न पढ़ाऊंगा, फिर ऑप्टिक्स। यही सीक्वेंस रहेगा, मैग्नेटिज्म, EMI, AC, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, ताकि इधर 12th तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। हाँ, EM वेव मॉडर्न फिजिक्स में आई जाएगी। EM वेव तो 50 मिनट का लेक्चर है। एक ऐसा क्वेश्चन भी था, देखिए जरा। ठीक है, कोयल इस तरीके से कुछ, इनर रेडियस A था, आउटर रेडियस B था, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने थे, कैपिटल N। अगला क्वेश्चन यही है, क्या बताया था मैंने, सेंटर से R डिस्टेंस पे आपको क्या मानना पड़ेगा, एक सर्कल नहीं, मतलब एक कोयल मानना पड़ेगी। सेंटर से R डिस्टेंस पे आपको एक कोयल मानना पड़ेगी, और एक ऐसा कोयल मानना पड़ेगा जिसका थिकनेस कितना है, dr। तो सेंटर से R डिस्टेंस पे मैंने एक कोयल मान लिया, जिस कोयल का थिकनेस कितना मान लिया मैंने, dr। सेंटर से R डिस्टेंस पे dr थिकनेस का क्या मान लिया, कोयल। अब इस कोयल का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे अपन, dB। तो बताओ क्या होता है फॉर्मूला किसी के मैग्नेटिक फील्ड का, सर्कुलर कोयल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई, उस कोयल का रेडियस कितना है, R, इंटू एन डेज 2 पाई। एन डेज मतलब नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, किसमें, उस कोयल में। किस कोयल में, जो हमने मानी है, उस कोयल में नंबर ऑफ टर्न कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न तो कितने हैं, कैपिटल N। तो टोटल है वो, उतने थोड़ी ना है dr थिकनेस के। हाँ, मैं देख लेता हूं ना, भेज दो। तो dB जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, A से लेके D तक। अब पहला टारगेट अपना होना चाहिए कि हम एंडेस निकाल पाए। एंडेस मतलब, इसका पहला पेज इतना बिगड़ा हुआ क्यों आ रहा है, पता नहीं, उस पर लाइन लाइन बनी हुई है, बाकी है तो यही। नहीं तो एक मिनट रुकना और मैं देख लेता हूं। हाँ, ये तो इनके लिए बनाया था, किसी का नहीं लिया। हाँ जी, अपना टारगेट है एन डेज निकालना है। एन डेज कैसे निकालेंगे, वो यूनिटरी मेथड, टोटल नंबर ऑफ टर्न को टोटल थिकनेस से डिवाइड करेंगे। टोटल थिकनेस मतलब ये इतनी थिकनेस, जितनी थिकनेस में कोयल है। कितनी थिकनेस में कोयल है ये थिकनेस कैसे निकलेगी, बी माइनस है। अरे ये थिकनेस कैसे निकलेगी, बी माइनस है। ये यहां तक बी है, यहां तक क्या है, ए। तो ये इतनी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, बी माइनस है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न को बी माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट थिकनेस आ गए। अब मुझे जितने का चाहिए उससे
मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मुझे कितनी थिकनेस का चाहिए, डी आर का, तो डी आर थिकनेस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, 2 पाई से ये 4 पाई 2 टाइम कैंसिल कर लो, ठीक है। अब बताओ डीबी का तो इंटीग्रल आप लोग जानते हो क्या बन जाएगा, बी। अब इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, ए से बी तक। बताओ क्या क्या बचा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है। और एन डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। जो कांस्टेंट चीजें उनको बाहर निकाल लो। तो बताओ बी इज इक्वल टू, बोलिए, म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, बी माइनस ए भी कांस्टेंट है, कैपिटल एन भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट नहीं है। आर तो हमने माना है, आर भी बाहर निकाल लोगे तो इंटीग्रेट किसको करोगे मुझे, ठीक है, 1/r डी आर। ए से लेके बी तक आपको इंटीग्रेट करना है किसको, अच्छा 2 भी बचा हुआ है क्या अभी, हाँ तो 2 भी बाहर आएगा है ना, 2 1/r डी आर। अब बताओ क्या रिजल्ट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 बी माइनस ए 1/r का इंटीग्रल नेचुरल लॉग आर, लिमिट कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो बी इज इक्वल टू बोलो म्यू नॉट एन आई बाई 2 बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लॉग बी माइनस लॉग ए, लॉग बी बाई ए। ये हो गई इसकी क्या, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट। छापिए यहां से। अच्छा हमको इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा, क्योंकि रेडियस फिक्स नहीं थी। फॉर्मूले में C5 क्यों नहीं लगा दिया डायरेक्ट सर्कुलर कोइल के लिए, C5 मान लो लगा भी दें तो C में C का वैल्यू क्या होता, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर। तो अब मैं रेडियस क्या रखता है, ए रखता कि बी, क्योंकि रेडियस तो वेरिएशन आ रही रेडियस में, तो ए से लेके बी तक। क्लियर, अच्छा ही हो, लिख लिया होगा तो। लास्ट क्वेश्चन बचा था एक, बढ़िया थे। देखिए अगले क्वेश्चन में अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का है। यहां फील्ड पूछी हुई है जो यहां से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है,
तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये वाली जो करंट है, इस करंट के ये लेफ्ट में है और उस करंट के भी लेफ्ट में है। उस करंट का राइट उधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो दोनों की वजह से कैसी फील्ड होगी? डॉट। तो किसी एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, किसी एक वायर का निकाल लेता हूं, या तो इधर वाले का निकालू या इधर वाले का निकालू, और इंटू 2 कर लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ये दोनों। तो क्या करते हैं, ये वाला वायर हटाते हैं, ये एक ही वायर से निकालते हैं, ये वाले वायर की वजह से निकाल के इंटू 2 कर लेंगे। और ये डिस्टेंस कितनी है? आर। ये एंगल आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो टोटल एंगल दिया था वो अल्फा दिया था, है ना, और ये उसके बीच में से लाइन गई तो अल्फा बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये एंगल कितना हो गया? अल्फा बाई 2। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट यहां है। अब ये बनेगा कौन? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समस्या वो है पहले तो कि ये आर नहीं है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो हमने बनाया अभी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा कौन? आर परपेंडिकुलर। और ये एंगल 90 रहेगा, ये अल्फा बाई 2, तो ये वाला एंगल बताओ कितना रहेगा? 90 माइनस, और दूसरा एंगल इनफाइनाइट पे मिलाना है, तो इनफाइनाइट पे मिलाने के लिए लाइन कहां जाएगी? इसके पैरेलल चले जाएगी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई? इनफाइनाइट पे मिलाने के लिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था इनने कि सर मान लो एंड से थोड़ा सा नीचे पूछ लिया जाए तो क्या, याद है? यहां पे पूछ तो एक एंगल अपन ने माना था अल्फा रहेगा और दूसरा क्या बनेगा? 90। ये वही वेराइटी है, एक एंगल 90 माइनस अल्फा 2 बन रहा है और एक क्या बन गया अपना? एक 90 डिग्री। क्लियर है क्या? तो एंगल तो दोनों क्लियर ही हो गए। अब समस्या एक ही चीज की है, किसकी? आर परपेंडिकुलर की। तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको इसमें? तो इसमें बताओ क्या लिखेंगे? इसमें साइन अल्फा बाई 2 लगा लो। क्या लगाओगे? तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। तो बताओ क्या बनेगा वो? आर परपेंडिकुलर बाई आर, आर परपेंडिकुलर बाई आर। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? बोलो, आर साइन अल्फा बाई 2। चलो अब फील्ड लिख लेते हैं। बोलो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर परपेंडिकुलर को लिखेंगे आर साइन अल्फा बाई 2, और दोनों एंगल, एक एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 और एक एंगल 90। तो एक साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और एक साइन 90। अरे दो एंगल रखना है तो उसमें से एक एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 और एक एंगल 90 डिग्री है। तो साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 क्या बनेगा? कोस अल्फा बाई 2। और साइन 90 क्या बन जाएगा? 1। तो बताओ म्यू बी इक्वल टू इंटू 2, ये इंटू 2 समझ में आया? वो दो वायर थे ना, अपन ने एक बना लिया अभी। तो बताओ बी इज इक्वल टू फाइनली म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर साइन अल्फा बाई 2 को अंदर भेजो। साइन अल्फा बाई 2 जो दिख रहा है यहां पे, इसको अंदर भेजो। कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2, कोट अल्फा बाई 2 प्लस 1 बाई साइन अल्फा बाई 2। हाँ जी, कोसेक अल्फा बाई 2। अरे 1 बाई साइन क्या होता है? कोसेक, कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू 2 है, वो 2 यहां लिख दो, बस आंसर है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर कोट अल्फा बाई 2 कोसेक अल्फा बाई 2। इसके आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। फील्ड ऑफ सोलेनॉइड टोरॉइड कल बात करेंगे।